हिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है और पेपर का जो पहला पेपर है उसका नाम है भारत का इतिहास आरंभ से लेकर 1206 ईस्वी तक, यानी जब तक यानी जो हमारी सभ्यताएं थी उससे पहले का जो हमारा प्राचीन समाज था उस समाज से लेकर के यानी जब से हमारा इतिहास शुरू हुए उस इतिहास से लेकर के हम चर्चा करेंगे 1206 ईस्वी तक किस क्लास के अंदर बीए पार्ट के अंतर्गत। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी इकाई फर्स्ट जो हमारी जो भारत का इतिहास हमारी जो बुक है उसके अंदर जो पहली इकाई है उस पहली इकाई का जो सिलेबस है वो इस प्रकार है। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करते हैं। तो पहली इकाई के अंदर जितने भी यानी टॉपिक वाइज जितने भी क्वेश्चन हैं वो यहाँ से आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो जिस तरह इसके अंदर हम सिलेबस देखते हैं यूनिट वाइज, तो पहला है प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत, यानी स्रोत वो होते हैं भी वो कौन से साक्ष्य हैं जिनके माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है भी जो प्राचीन कालीन जो भारत के अंदर जो समाज था या जो प्राचीन कालीन भारतीय जो इतिहास है वो कैसे प्रारंभ हुआ, कैसे कहां से पनपा और कौन कौन से राजवंश उसमें आए, किन राजवंशों ने यहाँ महत्वपूर्ण योगदान दिया, कौन कौन सी युद्ध के अंदर घटनाएं घटी, उन राजवंशों ने अपना जो विजय थी या उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों को कैसे उन्होंने उकेर करके और आज के इतिहास से संबंधित उनको यानी हमारे पढ़ने के यानी कह सकते हैं भी हमारे पढ़ने के लिए उनको महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में उभारा था। तो हम सर्वप्रथम प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं यानी कौन कौन से ऐसे साक्ष्य है जिनके साक्ष्यों के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है भी हमारा प्राचीन कालीन भारत ऐसा था। फिर उसके बाद में क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रचलित विभिन्न सम्मत, यानी जिस तरह वर्तमान समय में विक्रमी सम्मत है, शक सम्मत है, हिजरी सम्मत है, यानी उस समय राजाओं ने कौन कौन से अपने हिसाब से यानी जो सम्मत थे उन सम्मतों का विकास किया था, तो वो भी प्रचलित जो सम्मत थे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, यानी एक तो भारतीय इतिहास और दूसरा क्या है संस्कृति पर यानी भूगोल का क्या प्रभाव पड़ा, यानी जो भूगोल है चारों ओर जो भूमि गोल है उसी को हम कहते हैं भी भूगोल है, और ये जो प्रकृति है वो प्रकृति हमारे इतिहास के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पढ़ेंगे जब जैसे ही मानव का उदय होता है, मानव का उदय होने के बाद में जैसे ही उनका जो सर्वनाश होता है और जब प्राचीन कालीन समय में जो खुदाई की गई थी उन खुदाई के माध्यम से हमें सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिले वो कौन सी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो उस सिंधु घाटी सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस इकाई के अंदर चर्चा करेंगे। फिर उससे आगे चलकर यानी सिंधु सभ्यता के बाद में जो काल आता है वो कौन सा है, वैदिक सभ्यता, और इसके अंदर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे भी वैदिक साहित्य के अंदर समाज कैसा था, उस समाज में रहने वाले लोगों की राजनीतिक परंपराएं कैसी थी, फिर उसके बाद में उनकी अर्थव्यवस्था यानी जीने का ढंग रहन सहन उसका कैसा था, साथ ही साथ उनके अंदर जो धार्मिक मान्यताएं थी यानी जो वैदिक काल के अंदर जो धार्मिक मान्यताएं थी किस प्रकार वहां के जो रहने वाले लोग थे उन लोगों द्वारा अपने यहाँ जो सनातन धर्म था उन सनातन धर्म को कैसी मान्यताएं थी और कैसे वो अपने धर्म का विकास करते थे। फिर उसके बाद में जैसे ही वैदिक सभ्यता थी उसके बाद में अलग अलग यहाँ राज्य स्थापित हो गए थे और उन राज्यों के अंदर कुछ राज्य गणतंत्र थे और कुछ अलग अलग यानी जन 20 इस तरह जो बसे हुए साम्राज्य थे। तो उसी के अंदर फिर आगे पढ़ेंगे हम जनपदों का उदय, यानी कैसे जनपदों का उदय हुआ तथा गणतंत्रीय राज्य, यानी ये जो जनपदों का उदय हो गया था जिस तरह यानी कह सकते हैं भी सर्वप्रथम हर्यक वंश पनपा था, यानी जो जनपदों के अंतर्गत हर्यक वंश पनपा था वह उसके बाद में कैसे यहाँ इन राजाओं द्वारा अपने अपने क्षेत्रों को जीत करके और कैसे एक गणतंत्रीय यानी जनता को शासन को लेकर के और कैसे यानी जो गणतंत्रीय राज्य थे उन राज्यों की स्थापना की गई थी। तो प्रिय विद्यार्थियों ये था हमारा इकाई फर्स्ट का सिलेबस, यानी इतिहास विषय की जो पहली इकाई उस इकाई के अंतर्गत हम कह सकते हैं भी इतने जितने हमारे पास में टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को हम यानी कह सकते हैं भी एक एक क्रम वाइज इसका हम अध्ययन करेंगे। तो हमने सिलेबस के ऊपर चर्चा कर ली है भी इकाई फर्स्ट के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। तो इसी प्रकार हम जब भी किसी विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उस विषय की जो मेन पृष्ठभूमि होती है उस पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करते हैं। उसी प्रकार हम जानते हैं भी इतिहास क्या है, यानी जो इतिहास है जो हिस्ट्री शब्द कहा जाता है ये इतिहास कहाँ से बना है, कैसे और किस चीज को इतिहास कहते हैं। तो हम देखते हैं ये जो इतिहास शब्द है कौन सा, ये जो इतिहास शब्द है ये अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री।
क्या है, अंग्रेजी का एक शब्द है जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं। इस हिस्ट्री का हिंदी रूपांतरण है कौन सा शब्द, इतिहास। किस भाषा के, अंग्रेजी भाषा के हिस्ट्री शब्द का हिंदी रूपांतरण है क्या, इतिहास। तो अब ये जो हिस्ट्री शब्द है ये कौन सा, ये जो हिस्ट्री शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का, और इसी को हम कह सकते हैं, ये जो हिस्ट्री शब्द है ये बना है हिस्टोरिया या हिस्टोरिका। किस भाषा के, यानी ये जो हिस्ट्री शब्द है ये हिस्टोरिया या हिस्टोरिका, ये शब्द यूनानी भाषा का है। किस भाषा का, यूनानी भाषा का। अब देखो सर्वप्रथम जानते हैं ये जो हिस्ट्री शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का है और इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, इतिहास है। इसी प्रकार ये जो हिस्ट्री शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, हिस्ट्री शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया या हिस्टोरिका यानी यूनानी भाषा का एक शब्द है हिस्टोरिया या हिस्टोरिका, इनसे क्या लिया गया है, हिस्ट्री शब्द। और ये जो हिस्टोरिका शब्द है इसका अर्थ क्या है, यानी जो हिस्टोरिका या हिस्टोरिका जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है जानना या ज्ञात करना, जानना या ज्ञात करना या सत्य का अन्वेषण करना। यानी ये जो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका जो यूनानी भाषा का शब्द है, इस यूनानी भाषा के शब्द का अर्थ क्या है, या तो जानना या ज्ञात करना या सत्य का अन्वेषण करना। यानी एक ऐसी कोई घटना घट गई है उस घटना को जानना या उस घटना के बारे में ज्ञान प्राप्त करना भी, ये घटना कैसे घटी या उस घटना के पीछे, घटने के पीछे कौन कौन से महत्वपूर्ण कारण थे, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट थे, उन फैक्टों का क्या है खोज करना, यानी सत्यता की खोज करना। तो हम कह सकते हैं भी ये जो इतिहास विषय के अंतर्गत जिस तरह जानना, तो हम कह सकते हैं ये जो इतिहास विषय है, इस इतिहास विषय के अंतर्गत हम कह सकते हैं भी इतिहास किसको कहते हैं, पूर्वकालिक जो घटनाएं घटी उन घटनाओं का व्यवस्थित या वास्तविक या समय अनुसार उन सभी चीजों की गणना करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो अब देखो ये जो हिस्टोरिका है, हम कह सकते हैं जो इतिहास शब्द है, इस इतिहास शब्द का जनक किसको कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम है हेरोडोटस। एक व्यक्ति है, इतिहासकार है जिसका नाम है हेरोडोटस। इस हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, इतिहास का जनक। हम कह सकते हैं भी सर्वप्रथम जिस व्यक्ति ने इतिहास लिखा उस इतिहासकार का नाम क्या है, हेरोडोटस। और इस हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, किस, इस हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका बुक। उस पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिका बुक। और ये जो हिस्टोरिका बुक थी कौन सी, ये जो हिस्टोरिका बुक जिसका रचनाकार कौन था, हेरोडोटस था। तो ये जो हिस्टोरिका बुक थी, ये हिस्टोरिका बुक इनके द्वारा प्राचीन कालीन जो कथा थी, कहानियां थी, उन्हीं कहानियों को आधार बनाकर और उसके द्वारा एक बुक लिखी गई थी जिसको क्या कहते हैं, हिस्टोरिका बुक। तो हम कह सकते हैं जो हेरोडोटस है, इस हेरोडोटस को क्या कहते हैं, इतिहास का पितामह है या इतिहास का जनक। इतिहास का पितामह है या इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को। इसी प्रकार 19वीं सदी में क्या है, उसी प्रकार जैसे जैसे समय बीतता गया, हेरोडोटस द्वारा जो इतिहास विषय के बारे में जब दिया गया था, उसी प्रकार 19वीं सदी में एक और इतिहासकार आता है जिसका नाम था रांके। उस इतिहासकार का क्या नाम था, रांके। इस रांके जो इतिहासकार था, इस इतिहासकार ने जो इतिहास की जो वैज्ञानिक विधि होती है, क्या इतिहास की जो वैज्ञानिक विधि होती है, उस विधि का आविष्कार किया था। किस, जो इतिहास यानी जो इतिहास की जो वैज्ञानिक विधि होती है, उस वैज्ञानिक विधि का आविष्कार करने वाला व्यक्ति कौन था, रांके था। और ये रांके कहाँ का था, जर्मनी का।
रांके कहाँ का था? जर्मनी का। और इन्होंने जो इतिहास विषय था, उस इतिहास विषय की जो वैज्ञानिक विधि होती है, उस वैज्ञानिक विधि का आविष्कार किया तथा इन्होंने रांके ने ये बताया भी जो इतिहास होता है, ये जो अतीत के अंदर जो घटनाएं घट जाती है, अतीत के अंदर जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं का वास्तविक रूप से या समय अनुसार वर्णन करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। उसका वास्तविक यानी जो अतीत के अंदर जो प्राचीन कालीन जो समय था, उस समय के अंदर जो घटनाएं घट गई भी, कैसे यानी मनुष्य का विकास हुआ, कैसे मानव पनपा, किस तरह पहले वो एक आदिम मानव प्राणी था, उसके आकार में यानी जैसे जैसे इन्होंने ये जो रांके था, इन्होंने कहा भी जो इतिहास की इन्होंने सर्वप्रथम तो इतिहास के अंतर्गत जो वैज्ञानिक विधि थी, उस वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत इन्होंने रांके ने अपना एक मत दिया, जो जर्मनी इतिहासकार था। इन्होंने कहा कि जो अतीत के अंदर जो घटनाएं घटी है, उन घटनाओं को ही क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक सामान्य सा परिचय था। और इसी प्रकार जो इतिहास विषय, उस इतिहास विषय का जनक किसको माना जाता है? हेरोडोटस को। और जो वैज्ञानिक विधि लेकर आया इतिहास के अंदर, उसको क्या कहते हैं? रांके। जब हम चर्चा करते हैं भी भारतीय इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? किसको? भारतीय इतिहास के जनक की जब हम चर्चा करते हैं, भारतीय इतिहास के जनक की हम चर्चा करते हैं, तो वो महत्वपूर्ण नाम आता है किसका? मेगस्थनीज का। किसका? मेगस्थनीज का। और इस मेगस्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। यानी ये जो मेगस्थनीज था, ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? एक राजदूत था। और चंद्रगुप्त जो मौर्य था, उसके दरबार में भारत के अंदर आया था। और इन्होंने यहाँ भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं थी, या लोगों का जो रहन सहन था, या जो दास की प्रणाली थी, उन सब चीजों को देख करके और वहां जाकर के इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका क्या नाम था? इंडिका। इस इंडिका पुस्तक के कारण ही भारतीय जो इतिहास है, उस इतिहास का जनक किसको माना जाता है? मेगस्थनीज को। तो ये थी प्रिय विद्यार्थियों सामान्य सी जानकारी। इतिहास क्या होता है, कैसे पनपा, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास का जनक किसको कहा जाता है, और इतिहास के अंदर वैज्ञानिक विधि का वर्णन किसने किया था। अब चर्चा करते हैं इतिहास का हिंदी व्याकरण की दृष्टि से। यानी हिंदी व्याकरण की दृष्टि से ये इतिहास शब्द है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है, या किन शब्दों से मिलकर के और कैसे इनके अलग अलग अर्थ दिए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो इतिहास शब्द है, ये जो इतिहास शब्द है, ये हिंदी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। और इति का मतलब होता है, ये जो इति शब्द है और ये हास शब्द है, इस इति का मतलब है इस प्रकार। इति का अर्थ क्या है? इस प्रकार। और ये जो हास शब्द है, इसका मतलब है घटित हुआ। यानी जो इति है, इति का अर्थ तो क्या हुआ? इस प्रकार। तथा हास जो शब्द है, इसका मतलब क्या है? घटित हुआ। तो अर्थात हम कह सकते हैं, अब सामान्य जब इनका जोड़ करके हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अगर इसका हम अर्थ निकालें, तो हम कह सकते हैं भी जो भूतकाल यानी जो हमारा जो समय बीत गया है, या जो अतीत, उसके अंदर जो भी घटनाएं घटी, यानी जो भूतकाल था जो बीत चुका है, या जो हमारा अतीत था, उस अतीत के अंदर जो घटनाएं घटी, उन घटनाओं का वास्तविक या काल कर्मानुसार जो वर्णन देखने को मिलता है, उसी वर्णन को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और जिस वर्णन के बारे में हमको जिस विषय के अंतर्गत पढ़ने को मिलता है, उसी विषय को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था सामान्य सा परिचय। इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का जनक किसे माना जाता है, इतिहास के अंदर वैज्ञानिक विधि कौन लेकर गया, इतिहास शब्द कहां से पनपा, और इतिहास का हिंदी की दृष्टि से इतिहास शब्दों का क्या अर्थ है। अब हम चर्चा करते हैं जो भारतीय इतिहास है। क्या? जो भारतीय इतिहास है, उन भारतीय इतिहास को हम अलग अलग पीरियड के हिसाब से 4 भागों में विभाजित करके पढ़ सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके अंदर जो पहला काल आएगा उसको हम बोलते हैं प्राचीन काल। उसको हम क्या बोलते हैं? प्राचीन काल। जो भारत का इतिहास था, उसका पहला जो काल है उसको क्या बोलते हैं? प्राचीन कालीन इतिहास। दूसरा है उसको हम बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास। ये
ये जो प्राचीन कालीन भारत का इतिहास है ये हम फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ेंगे। मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, जो यानी जो मेडिवल्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री थी, यानी जो मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये हम सेकेंड ईयर क्लास। उसके बाद में 3 नंबर पर जो आता है वो है आधुनिक भारत का इतिहास। 3 नंबर पर क्या आता है? आधुनिक भारत का इतिहास। और जो 4 नंबर पर चौथे भाग को जो अब यानी 4 नंबर का जो इतिहास है, चौथा पार्ट है, वो है स्वतंत्रता के उपरांत इतिहास। स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास, यानी ये भारतीय इतिहास है। इस भारतीय इतिहास को हमने 4 भागों में विभाजित किया: प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास। अब हम इन इतिहास के अंतर्गत हम ये चर्चा करते हैं भी अलग अलग पार्टों के अंदर कहां तक हमने प्राचीन कालीन इतिहास के अंदर पढ़ना है, कि किस काल के बाद में हमको कौन से राजवंशों के बारे में मध्यकालीन इतिहास में पढ़ना है, कौन से आधुनिक भारत जो वर्तमान जो भारत चल रहा है उसके अंदर पढ़ेंगे, और उसके बाद में जब भारत को आज़ादी मिल गई थी 1947 के बाद में, उसके बाद में जो भारतीय इतिहास के अंदर जो परिवर्तन आए वो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास है, उस प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास की जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो है, पहली जो टॉपिक आएगा वो क्या है? पाषाण काल। यानी कैसे प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर एक मनुष्य का जन्म हुआ, कैसे मनुष्य अपना जो यानी कैसे जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास है उस इतिहास के अंतर्गत हमको कैसे जो पाषाण काल था या जो प्राग ऐतिहासिक काल था या जो नव पाषाण काल था उसके बारे में हमको भारतीय इतिहास के बारे में कौन कौन सी जानकारियां मिलती है। फिर पाषाण काल के बाद में जो सर्वप्रथम हमको जिसके बारे में जानकारी मिलती है वो है सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। और कैसे सिंधु सभ्यता हम कह सकते हैं भी लगभग विश्व के अंदर सबसे बड़ी जो प्राचीन कालीन सभ्यता है वो कौन सी है? सिंधु सभ्यता। तो पहला टॉपिक कौन सा है? पाषाण काल। उसके बाद में सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद में फिर एक नई सभ्यता आई जिसका नाम क्या है? वैदिक सभ्यता। फिर एक सभ्यता आई जिसका नाम क्या है? वैदिक सभ्यता, जिसके अंदर वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण आदि की रचना की गई। फिर उसके बाद में आएगा महाजनपद काल। महाजनपद काल यानी कैसे अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो 16 महाजनपद थे, जिस तरह यानी हम कह सकते हैं 16 जो महाजनपद थे उन महाजनपदों का कैसे उदय हुआ, वहां कौन कौन से राजवंशों ने शासन किया। उसके महाजनपद काल के बाद में आएगा जो भारतीय जो समाज था उसके अंदर कैसे धार्मिक आंदोलन। फिर हम प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत धार्मिक आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। फिर धार्मिक आंदोलन के बाद में फिर एक नया वंश आता है जिस वंश का नाम है मौर्य वंश। किस इतिहास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम? प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत। फिर मौर्य वंश के बाद में मौर्योत्तर वंश। मौर्य काल के बाद में कैसे मौर्योत्तर वंश। और इस मौर्योत्तर वंश के अंदर हम ये चर्चा करेंगे शुंग, सातवाहन, शक और जो कुषाण जो शासक थे उन शासकों ने भारत के ऊपर कैसे शासन किया, वो किस काल में पढ़ते हैं हम? मौर्योत्तर काल में। फिर मौर्योत्तर काल के बाद में फिर एक नया वंश आया जिसका नाम है गुप्त काल। उस वंश का क्या नाम है? गुप्त काल। फिर गुप्त काल के बाद में आएगा गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल के बाद में क्या आएगा? गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल के जो गुप्तोत्तर काल है उस गुप्तोत्तर यानी उत्तर जैसे ही यानी कह सकते हैं भी गुप्त काल का जो पतन होता है वो, और कैसे नए गुप्तोत्तर जो काल था उसके अंदर जो नए राजवंश होते हैं, तो इसके बारे में हम इसके अंदर हम पढ़ेंगे। जो वर्धन वंश था, उसके बाद में जो चोल चालुक्य जो साम्राज्य थे उनके बारे में, और उसके बाद में जो संगम साहित्य था या संगम वंश था उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर आखिरी जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास का जो आखिरी टॉपिक है वो है पूर्व मध्यकाल। क्या? पूर्व मध्यकाल यानी जो मध्यकाल का जो समय था उस मध्यकाल के समय शुरू होने से जो पूर्व का समय था उसको हम किस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं? प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत। और ये जो पूर्व मध्यकाल था इसके हम कह सकते हैं कैसे भारत के अंदर राजपूतों का उदय हुआ। राजपूतों के उदय के बाद में जैसे दक्षिणी भारत था, उस दक्षिणी भारत के अंदर कैसे साम्राज्यों की स्थापना हुई। तो ये था, हम कह सकते हैं भी 1206 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो हम किस इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं? प्राचीन कालीन इतिहास के अंतर्गत। तो उसी प्रकार अब हम जब मध्यकालीन भारत के इतिहास की चर्चा करते हैं तो मध्यकालीन भारत के अंदर सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे
सल्तनत काल। सर्वप्रथम कौन सा काल पढ़ेंगे? सल्तनत काल। कैसे? सल्तनत काल के अंदर भारत के अंदर 5 राजवंशों ने शासन किया। उसी सल्तनत काल को हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश भी जिसको हम क्या कहते हैं? गुलाम वंश भी कह सकते हैं, या जिन्होंने ऐसे गुलाम शासक जिन्होंने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया। तो उस इतिहास को हम किस विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे? मध्यकालीन जो भारत का इतिहास है, और उसका पहला जो काल आया वो कौन सा था? सल्तनत काल। फिर जैसे ही 1526 के अंदर बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया जाता है पानीपत के युद्ध के अंदर, यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है, उस प्रथम युद्ध के अंदर जो बाबर था, उस बाबर द्वारा जो सल्तनत काल का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी, उसको पराजित करने के बाद में कौन सा काल आता है? तो दूसरे नंबर पर जो काल आता है उसको हम कहते हैं मुगल काल। दूसरा जो काल आता है वो कौन सा है? पहला सल्तनत काल, दूसरा कौन सा है? मुगल काल। इसी मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर जो दक्षिणी भारत के अंदर 2 नए राज्य पनपे, जिसमें एक था विजयनगर, और इसी विजयनगर के साथ में दूसरा जो राज्य पनपा था वो था बहमनी राज्य। दूसरा राज्य कौन सा पनपा था? बहमनी राज्य। फिर बहमनी राज्य के बाद में थोड़ी सी हम बीच में चर्चा करते हैं मध्यकालीन इतिहास के अंदर ही मराठों की। फिर क्या है? मराठों का वर्चस्व होता है, और फिर मराठों के बाद में यहाँ फिर मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंदर धार्मिक आंदोलन होते हैं। कौन से? धार्मिक आंदोलन होते हैं। जिस तरह धार्मिक आंदोलन के अंदर अनेक ऐसे संत हुए, कबीर जी थे, नानक थे, दादू थे, उनके द्वारा अपने धर्म की रक्षा के लिए कई आंदोलन चलाए गए थे। और इसके बाद में आंदोलन के बाद में जो मध्यकालीन भारत का इतिहास होता है, उस मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्या होना शुरू हो जाता है? पतन होना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास को अलग अलग भागों में हमने विभाजित किया। अब हम चर्चा करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो पहला पॉइंट है वो है विदेशियों का आगमन, यानी कैसे अंग्रेजों द्वारा भारत के अंदर आगमन किया गया अलग अलग क्षेत्रों से। जिस तरह डच थे, उसके बाद में जो फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, उन विदेशियों का जो आगमन होता है भारत का, उस भारत के आगमन, भारत के अंदर जब वो आगमन करते हैं तो उस आगमन को हम किस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं? आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत। तो कैसे विदेशियों का भारत के अंदर आगमन होता है, और आगमन के बाद में कैसे उनका साम्राज्य स्थापित होता है, साम्राज्य की स्थापना। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है? साम्राज्य की स्थापना। फिर उसके द्वारा जब भारत के अंदर आए तो ये विदेशी थे, ये आए तो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए थे, लेकिन व्यापार के साथ साथ में जब इनको यहाँ आर्थिक लाभ मिला, उस तरह जिस तरह प्लासी और बक्सर के युद्ध में इनको महत्वपूर्ण यानी विजय मिली, उस विजय के बाद में इन्होंने क्या किया? भारतीय जो जनता थी, उस भारतीय जनता या यहाँ के जो राजा थे उनका आर्थिक शोषण करना प्रारंभ कर दिया था। तो साम्राज्य की स्थापना के बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं आधुनिक भारत के अंदर वो है आर्थिक शोषण। तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? आर्थिक शोषण। फिर आर्थिक शोषण के बाद में हम चर्चा करेंगे सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। सामाजिक व धार्मिक आंदोलन, यानी सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे किस तरह विवेकानंद था, स्वामी दयानंद सरस्वती था, राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कौन कौन से ऐसे, यानी अंग्रेजों द्वारा जब भारतीय समाज पर अनेक अपनी जो विदेशी हम कह सकते हैं ईसाई मिशनरियों का जब प्रभाव बढ़ गया था, तो इन लोगों ने कैसे भारतीय धर्म की रक्षा की। फिर सामाजिक धार्मिक आंदोलन के बाद में जब इनका संघर्ष चलता रहा, फिर हुई सन 1857 की क्रांति, यानी जो एक संघर्ष फैला था वो क्या किसके रूप में पनपा था? 1857 की क्रांति के बाद में। फिर 1857 की क्रांति के बाद में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता संघर्ष। क्या है? स्वतंत्रता संघर्ष, यानी आजादी के लिए जो संघर्ष किए गए थे। इस स्वतंत्रता संघर्ष को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है किसान, यानी किसानों को लाग बाग अत्यधिक कर दी गई थी, उनके द्वारा अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया गया किसानों द्वारा। दूसरे में पढ़ेंगे हम जनजातियों द्वारा जो संघर्ष, क्या? जनजातियों द्वारा संघर्ष। और तीसरे में पढ़ेंगे हम गांधी जी द्वारा जो आंदोलन चलाए गए थे या जो स्वतंत्रता की विजय के बारे में हमने चर्चा करेंगे। किस गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या जो अनेक प्रकार के जो स्वतंत्रता जो प्रेमी थे उनके द्वारा आजादी के लिए जो संघर्ष किए गए थे वो। और इसके बाद में इसी आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर हम आखिरी पॉइंट जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है गवर्नर
गवर्नर जनरल और अंत में पढ़ेंगे हम वायसराय। यानी इतने जो टॉपिक हैं, विदेशियों का, साम्राज्य, आर्थिक, सामाजिक, ये किस इतिहास का जो तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत का इतिहास, उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर स्वतंत्रता के उपरांत का जो इतिहास है उसके अंदर हम पढ़ते हैं 1950 का संविधान क्या है, 1950 का संविधान। और उसके बाद में हम करते हैं, फिर दूसरा जो टॉपिक पढ़ते हैं वो है भारत का एकीकरण। क्या है, किस प्रकार सन 15 अगस्त 1947 को जब भारत से पाकिस्तान एक अलग राज्य का, यानी कह सकते हैं अलग राज्य का जब वो पद पा चुका था, तो उसके बाद में कैसे भारत के जो स्वतंत्रता प्रेमी थे या जो बड़े बड़े नेता थे, उन नेताओं द्वारा कैसे जो अलग अलग क्षेत्रों में भारतीय साम्राज्य फैला हुआ था, उन साम्राज्यों का कैसा एकीकरण किया। तो ये था सामान्य सा परिचय भारतीय इतिहास के 4 भागों में। पहला प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का और स्वतंत्रता के उपरांत का इतिहास। तो बीए फाइनल के अंतर्गत हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे, प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इतिहास विषय के अंतर्गत हमारा जो पहला प्रश्न है, यानी इकाई फर्स्ट है, उस इकाई का पहला प्रश्न है भारतीय इतिहास के स्रोत। यानी वो कौन कौन से साधन हैं जिस साधनों के माध्यम से या जिन साक्ष्यों के माध्यम से हमारा जो प्राचीन कालीन भारत है, उस प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने के जानने के जो महत्वपूर्ण साधन मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसी प्राचीन भारतीय इतिहास के जो स्रोत हैं, इन स्रोतों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कितने भागों में? पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत। दूसरे नंबर पर जो स्रोत आएगा वो है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत। और जो तीसरा है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। यानी भारतीय जो प्राचीन कालीन इतिहास है, उस इतिहास को जानने के हमारे पास में 3 प्रकार के स्रोत हैं। कौन कौन से? पहले नंबर का है पुरातात्विक स्रोत, यानी वो स्रोत जब जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर खुदाई की गई थी, उन खुदाई के आधार पर अनेक ऐसे साक्ष्य मिले, जिस साक्ष्य के माध्यम से ये इतिहासकारों ने पता लगाया भी यहाँ का समाज ऐसा था, यहाँ की राजनीतिक अर्थव्यवस्था ऐसी थी, यहाँ के लोगों का खान पान ऐसा था, यहाँ के लोगों की वेशभूषाएं कैसी थी, यहाँ के लोगों की जो कलाकृतियां थी या जो भवन बनाने की जो कलाएं थी, यानी जो खुदाई के अंदर जो साक्ष्य मिले हैं, और उन्हीं साक्ष्यों को हम कहते हैं महत्वपूर्ण माना जाता है। वो किसके अंतर्गत? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। उसी प्रकार साहित्यिक स्रोत, यानी साहित्यिक स्रोत वो जिस तरह हिंदी भाषा के अंदर आज के जो कवि साहित्य के क्षेत्र में लेखन का कार्य करते हैं, उसी प्रकार उस प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने की ऐसी बहुत सी लिखित में सामग्रियां मिली है। जिस प्रकार वेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वेद थे, पुराण थे, उपनिषद थी, महाभारत लिखे गए, वेदांग लिखे गए, सूत्र साहित्य। उसके बाद में अनेक ऐसे धर्म के नाम पर, जिस तरह जैन धर्म द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध धर्म द्वारा अनेक प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, तो उनके बारे में जो साहित्यिक लिखे स्रोतों के आधार पर जानकारी मिलती है, वो किसके अंदर? साहित्यिक स्रोत के अंदर। उसी प्रकार विदेशी, यानी उस समय जो प्राचीन कालीन जो राजा महाराजाओं का जो समय था, उस समय विदेश से भारत के अंदर जो यात्री आए, उन यात्रियों ने यहाँ का जो अपना यात्रा वृतांत था, उन यात्रा वृतांतों के माध्यम से भी भारतीय इतिहास के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो इन जो पुरातात्विक, साहित्यिक और जो विदेशी विवरण है, इन्हीं विदेशी विवरणों के आधार पर हमको प्राचीन जो भारत था वो कैसा था, उन सब के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुरातात्विक, साहित्यिक और जो विदेशी यात्रियों का विवरण है, इन विवरणों को हम अलग अलग प्रकार से हम चर्चा करेंगे। पहले पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, फिर साहित्यिक स्रोतों के बारे में, और फिर विदेशी यात्रियों द्वारा जो विवरण दिया गया है। तो हम पहला जो फर्स्ट नंबर पर जो चर्चा करते हैं भी कौन से ऐसे स्रोत है जिसके माध्यम से हमको प्राचीन भारत की जानकारी मिलती है, तो वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब होता है, यानी जो प्राचीन कालीन भारतीय जो इतिहास है, उस इतिहास का जब हम अध्ययन करते हैं या उसके विषय की जो जानकारी लेने के लिए जब उसको पढ़ते हैं, तो उनको पढ़ने के जो अध्ययन करते हैं, उन अध्ययन के अंदर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जानकारी के जो स्रोत माने जाते हैं वो कौन से हैं? पुरातात्विक स्रोत हैं। इन्हीं पुरातात्विक
पुरातात्विक स्रोत जो महत्वपूर्ण सामग्री मानी जाती है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने की, और हम कह सकते हैं भी यही पुरातात्विक स्रोत महत्वपूर्ण से क्या है, यानी जो प्राचीन कालीन जो समाज था उस समाज के अंदर जो अनेक प्रकार की अब वर्तमान समय में या उस समय की जो प्राचीन कालीन जो सभ्यताएं थी उस सभ्यताओं के अंदर जो खुदाई की गई थी, उन खुदाई के अंदर जो साक्ष्य मिले थे, चाहे वो औजार के रूप में हो, चाहे वो किसी बर्तन के रूप में हो, या किसी श्यामपट या शिलालेख पर किसी राजा द्वारा कोई चीज उत्कीर्ण करवाई गई हो अपने बारे में, तो उन सब चीजों को हम कह सकते हैं भी जो चीजें खुदाई के अंदर मिली है, उन्हीं खुदाई के अंदर जो चीजें मिली है उसको हम क्या कहते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं जैसे प्राचीन कालीन बर्तन थे, अनेक राजाओं महाराजाओं के जो सिक्के मिले, भवन थे खुदाई के अंदर मिले, जो अभिलेख लिखे गए थे या औजार थे, इन सब औजारों के माध्यम से हमको प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भी जो प्राचीन कालीन जो भारतीय जो पुरातात्विक स्रोत थे, उन पुरातात्विक स्रोतों को हम कितने 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं, कितने भागों में, 6 भागों में। तो उन 6 भागों को विभाजित करने के बाद में जो पहले रूप में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वो क्या कहलाती है, अभिलेख। जो पुरातात्विक स्रोत के आधार पर जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने का जो पहला महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है, अभिलेख। अब चर्चा करते हैं भी अभिलेख क्या होता है। अभिलेख वो होता है चाहे तो मिट्टी का कोई बर्तन हो या मिट्टी की जो कोई कठोर सतह हो, उस कठोर सतह पर किसी राजा या महाराजा द्वारा, किसी कठोर सतह पर राजा या महाराजा द्वारा अपनी उपलब्धियों या अपनी विजयों को उसके अंदर खुदाई करके या उस श्यामपट के ऊपर या स्तंभों के ऊपर खुदाई करके जब उसको उत्कीर्ण कर दिया जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। तो इस अभिलेख के माध्यम से भी हमको प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास है उस इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि जो पुरातात्विक स्रोतों को हम लेते हैं तो उन पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जब हमको जानकारी मिलती है तो उन जानकारियों का जो महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का जो महत्वपूर्ण साधन है वो क्या है, अभिलेख। अनेक राजाओं महाराजाओं ने अपनी उपलब्धियों, ये जो अभिलेख है ये स्तंभों पर लिखे गए अनेक मूर्तियों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है, अनेक प्रकार की शिलाओं पर लिखे गए, अनेक प्रकार की जो गुफाएं थी उन गुफाओं में रहने पर जो वहां के जो निवासी थे उनके द्वारा गुफाओं के ऊपर कलाकृतियां या चित्र बनाकर भी अपनी जो कला थी उन कलाओं को क्या है, बिखेरा गया था। तो साथ में हम कह सकते हैं भी अनेक प्रकार के जो ताम्र पत्थर थे उन ताम्र पत्थरों पर भी अनेक प्रकार के खुदाई मिले। तो इसी प्रकार ये अभिलेख थे। इन अभिलेख में जब हम चर्चा करते हैं तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं प्रयाग प्रशस्ति की। किसकी? प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर लगाई गई है। कहां? प्रयाग प्रशस्ति से हमको किसकी जानकारी मिलती है? तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति थी ये किसके द्वारा लगाई गई थी? समुद्रगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? समुद्रगुप्त के द्वारा लगाई गई थी। और इस प्रयाग प्रशस्ति को जब हम पढ़ते हैं या इसके बारे में जब अध्ययन करते हैं तो हमको जो समुद्रगुप्त था उस समुद्रगुप्त की क्या है, विजयों तथा उनके शासनकाल की जो उपलब्धियां, उन उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसी प्रकार दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी अभिलेख के अंतर्गत स्रोत है वो कौन सा है? ऐहोल अभिलेख। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी किस में मिलती है? ऐहोल अभिलेख के अंदर। ये जो ऐहोल अभिलेख है जो ऐहोल अभिलेख है ये दक्षिणी भारत के अंदर जो चालुक्य सम्राट था, दक्षिणी भारत के अंदर जो चालुक्य सम्राट पुलकेशियन द्वितीय था। कौन सा? जो पुलकेशियन द्वितीय सम्राट था, उस द्वितीय सम्राट को किस ऐहोल अभिलेख के अंदर जो दक्षिणी भारत के अंदर चालुक्यों का जो साम्राज्य था उस साम्राज्य का एक बहुत ही महान शासक था जिसका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। इस पुलकेशिन द्वितीय द्वारा इस पुलकेशिन द्वितीय द्वारा थानेश्वर का एक सम्राट था जिसका नाम था हर्षवर्धन। उस सम्राट का क्या नाम था? इस हर्षवर्धन को इस पुलकेशिन द्वितीय द्वारा एक युद्ध के अंदर क्या किया गया था? पराजित किया गया था। तो इस युद्ध के अंदर पराजित करने का जो महत्वपूर्ण हमको जानकारी मिलती है वो किस अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से। उसी प्रकार जो तीसरा महत्वपूर्ण हमको साक्ष्य मिलता है वो है हाथी गुफा अभिलेख।
तीसरा जो अभिलेख मिलता है वो कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। इस हाथी गुफा अभिलेख के अंदर जो कलिंग हमारा राज्य था, कौन सा? कलिंग हमारा राज्य था, और इस कलिंग का एक नरेश था जिसका नाम था खारवेल। उस कलिंग नरेश क्या है का नाम क्या था? खारवेल। उस खारवेल की जो विजय थी या उनकी जो उपलब्धियां थी उनके बारे में हमको सविस्तार से जानकारी किस अभिलेख के अंदर मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख के अंदर मिलती है। जब हम चौथे प्रकार की चर्चा करते हैं तो वो है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। चौथी जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है किस अभिलेख से? जूनागढ़ अभिलेख। और इस जूनागढ़ अभिलेख के अंदर एक दक्षिणी भारत के अंदर शक राजा था जिसका नाम था कदरदासज। कदरदासज, उस राजा का क्या नाम था? कदरदासज। इस कदरदासज के जीवन परिचय तथा उनकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है किस अभिलेख में? जूनागढ़ अभिलेख में। तो प्राचीन कालीन भारतीय जो इतिहास था उसी प्रकार जिस तरह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रशस्ति का निर्माण किया गया, अशोक द्वारा अनेक प्रकार की शिलाओं का निर्माण किया गया, इन अनेक प्रकार की शिलाओं के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से हमको प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के अंदर जो पुरातात्विक स्रोतों में पहला है वो कौन सा है? अभिलेख। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख के बाद में जो दूसरा महत्वपूर्ण यानी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत है वो क्या है? सिक्के। यानी प्राचीन कालीन जो सभ्यताएं थी उन सभ्यताओं के अंदर जो खुदाई की गई थी उन खुदाई के अंदर ऐसे प्राचीन कालीन राजाओं के सिक्के मिले हैं, चाहे वो सिक्के सोने के हों या चांदी के हों या पीतल के हो सकते हैं या तांबे के। इन सब सिक्कों का जब हम अध्ययन करते हैं तो उन अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन में अलग अलग समय के अलग अलग राजाओं के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये जो सिक्के थे ये एक राजा हुआ करता था या जो सम्राट हुआ करता था उसकी प्रसिद्धि का प्रतीक था। क्या? उसकी प्रसिद्धि का प्रतीक था। क्यों? क्योंकि इन सिक्कों के ऊपर उनकी उपलब्धियां, उनके धर्म, उनके राज चिन्ह, उनकी जो उपलब्धियां थी या उनकी जो उपाधियां थी उन उपाधियों को किसके ऊपर अंकित किया जाता था? सिक्कों के ऊपर अंकित किया जाता था। तथा साथ ही साथ इन्हीं सिक्कों के माध्यम से एक जो राजवंश होता है उन राजवंश की जो वंशावलियां होती है उनके बारे में भी हमको देखने को चर्चा मिलती है। जिस प्रकार इन्हीं सिक्कों के अंदर उस समय की जो प्राचीन कालीन भारतीय समाज था उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों की झलक किसके अंदर देखने को मिलती है? इन सिक्कों के अंदर। उसी प्रकार हम कह सकते हैं जब गुप्त काल की चर्चा करते हैं तो गुप्त काल का जो महान शासक था जिसका नाम है समुद्रगुप्त। इस समुद्रगुप्त क्या था? यानी ये जो समुद्रगुप्त था इस समुद्रगुप्त द्वारा एक कुछ यानी समुद्रगुप्त की खुदाई के अंदर कुछ क्या मिली है? मुद्राएं मिली है। क्या? कुछ मुद्राएं मिली है। उन मुद्राओं क्या है? कुछ मुद्राएं मिली है। उन मुद्राओं के ऊपर इस समुद्रगुप्त जो सम्राट था गुप्त वंश का, इसके द्वारा अश्वमेध मेघ यज्ञ किया गया था। कौन सा? अश्वमेध यज्ञ करते हुए इन सिक्कों के ऊपर दर्शाया गया है। किसको? यानी समुद्रगुप्त को अश्वमेध यज्ञ करते हुए एक सिक्का मिला है। इस सिक्के से यह जानकारी मिलती है भी समुद्रगुप्त द्वारा जो महान पराक्रमी राजा था और उसने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। इसी प्रकार इसी समुद्रगुप्त का एक दूसरा सिक्का मिला है। उस सिक्के के ऊपर समुद्रगुप्त को वीणा का वादन करते हुए दर्शाया गया है। क्या? यानी वीणा बजाते हुए एक सिक्कों को दर्शाया गया है। उसी प्रकार हम जब गुप्त काल की चर्चा करते हैं तो इसी गुप्त काल के अंदर एक और सम्राट आता है जिसका नाम है स्कंदगुप्त। इस स्कंदगुप्त ने एक सोने का सिक्का चलाया था। किसने? इस स्कंदगुप्त ने एक सोने का सिक्का चलाया था। इस सिक्के के माध्यम से हमको ये जानकारी मिलती है भी स्कंदगुप्त का शासनकाल आते आते जो गुप्त वंश था उस गुप्त वंश की आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या थी? बिगड़ गई थी। आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ गई थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्राचीन कालीन भारत था उस भारत को जानने में महत्वपूर्ण स्रोत सिक्के भी अपना क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत निभाते हैं या अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है स्मारक। तीसरा जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? स्मारक। यानी हम कह सकते हैं स्मारक यानी जो प्राचीन कालीन जो मूर्तियां थी या जो भवन थे, यानी प्राचीन कालीन जो मूर्तियां या जो भवन थे, या इन भवनों या मूर्तियों के अभी वर्तमान समय में जब खुदाई की जा रही है तो इनके अनेक प्रकार के भग्नावशेष मिल रहे हैं, यानी खंडर अवस्था में भी आज भी वर्तमान समय में भी इनके क्या है? अवशेष मिल रहे हैं। इन अवशेषों में भी, इन अवशेषों या स्मारकों या भवनों या जो मूर्तियां थी या जो अनेक प्रकार के जो दुर्ग बनाने की जो पारंपरिक कलाएं थी, इन कलाओं से भी हमको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर खुदाई करेंगे भी, यहाँ कोई समाज पनपा है या इस क्षेत्र के अंदर कोई प्राचीन कालीन लोग रहते होंगे तो उसके बारे में अनेक प्रकार के स्मारक, जिस तरह भवन थी, मूर्तियां थी, अनेक प्रकार के जो अलग अलग हम कह सकते हैं जो मकान थे, उन मकानों की अवस्थाएं मिलती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं भी ये जो खुदाई के अंदर प्राचीन कालीन जो मंदिर मिले हैं या जो स्तूप मिले हैं, इनके माध्यम से भी हमको ये जानकारी मिलती है भी उस समय भारतीय समाज के अंदर सामाजिक परंपराएं कैसी थी, लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। क्यों? क्योंकि जो मोहनजोदड़ो और क्या है, यानी ये जो स्मारक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, ये सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के जो महत्वपूर्ण क्या थे, जो क्या महत्वपूर्ण खुदाई के क्या थे? दो महत्वपूर्ण स्रोत थे। कौन कौन से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। जब इनकी खुदाई की गई थी, इन खुदाई के अंदर भी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत मिले थे। उसी प्रकार झांसी है, देवगढ़ है, इनके जो प्राचीन कालीन मंदिर है, साथ ही जो भीतरी गांव के मंदिर हैं, इस भीतरी गांव का जो मंदिर है ये गुप्तकालीन समाज था या गुप्त काल के समय जो भारतीय अर्थव्यवस्थाएं थी उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। उसी प्रकार हम जब चौथे स्रोत की चर्चा करते हैं तो वो है मुहरें। यानी प्राचीन कालीन सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई की गई थी, मोहर का मतलब होता है सिक्का, यानी राजा महाराजा द्वारा आय व्यय के साधन के लिए अपने कुछ सिक्के चलाए गए थे। जिस समय वर्तमान समय में हम कहते हैं चांदी का रुपया, उसी तरह उस काल में भी राजा महाराजाओं द्वारा अपनी अनेक प्रकार की मोहरें, या चाहे तो वो चांदी की हो सकती है, सोने की हो सकती है, तांबे या पीतल की, तो अनेक जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई की गई थी तो इस सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंदर अनेक ऐसे राजे महाराजाओं की मोहरें प्राप्त हुई है। इस मोहरें प्राप्त हुई है, इस मोहरे के ऊपर उस समय के तत्कालीन जो कला थी, उस समय की जो तत्कालीन कला थी, उस कला के जो उत्कृष्ट नमूने हैं वो क्या है? हमको देखने को मिलती है। और ये जो मोहरें होती थी, इन मोहरों के ऊपर अधिकांश किसके चित्र होते थे? पशुओं के चित्र अंकित होते थे। किस? इन मोहरों के ऊपर अधिकांश पशुओं के चित्र होते थे। और एक ऐसी मोहर मिली है सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंदर, एक ऐसी मोहर मिली है जिस मोहर के ऊपर पशुपति नाथ का चित्र है। किसका? पशुपति नाथ का चित्र है। यानी एक ऐसे व्यक्ति का चित्र दर्शाया गया जो क्या है? यानी योग की मुद्रा में या किसी ईश्वर की भक्ति की या आराधना की मुद्रा में बैठा है। तो हम कह सकते हैं भी इस पशुपति नाथ की जब एक मोहर मिली है, उस मोहर के आधार पर प्राचीन कालीन जो इतिहासकार है उन्होंने ये अनुमान लगाया है भी ये जो पशुपति नाथ की जो मूर्ति या जो क्या मिला है? मोहरें मिली है। इस मोहरे से ये अनुमान लगाया गया था ये जो मोहर मिली है ये पशुपति नाथ की है। और इन लोगों ने ये कहा भी इस यानी जो ये मोहर है, इस मोहर का संबंध किससे है? शिव से है। तो इसी के आधार पर इन्होंने अनुमान लगाया भी जो सैंधवकालीन जो सभ्यता थी, ये सैंधवकालीन सभ्यता धार्मिक पृष्ठभूमियों में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तो ये थे महत्वपूर्ण 4 स्रोत। 5वां जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है कलाकृतियां। तो प्राचीन कलाकृतियों का मतलब क्या होता है? अनेक ऐसी मूर्तियां मिली हैं, अनेक ऐसे भवन जिसके ऊपर अनेक प्रकार की चित्रकारियां की गई है, अनेक प्रकार के बर्तन मिले हैं, उन बर्तनों के या उपकरणों के ऊपर अनेक ऐसी चित्रकारियां की गई, या तो वो खुदाई करके या रंग के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं भी प्राचीन कालीन जो भारतीय समाज था उसके अंदर
जो विभिन्न स्थान से, उन स्थानों से अनेक प्रकार की यानी कलाकृतियां प्राप्त हुई है। उन कलाकृतियों से हमको उस समय के धर्म, भारतीय संस्कृति, उसकी वेशभूषा और उसके जो प्राचीन कालीन जो लोगों के हाव भाव थे या जो आभूषण थे, उन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। किसके माध्यम से? कलाकृतियों के माध्यम से। छठा और आखिरी जो पुरातात्विक स्रोत है वो क्या है? मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन या उपकरण, मिट्टी के बर्तन या उपकरण। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के अंदर ऐसे प्राचीन कालीन मिट्टी के मृत भांड या तांबे या चांदी के ऐसे अनेक प्रकार के उपकरण मिले हैं। इन उपकरणों के ऊपर ऐसी चित्रकारियां की गई या ऐसी कलाकृतियां की गई है। हो सकता है ये जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के ये जो उपकरण होते हैं, ये पाषाण पत्थर के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार इन्हीं मिट्टी के बर्तनों या उपकरणों के माध्यम से भी हमें प्राचीन कालीन जो भारतीय इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि उस समय इसी जानकारी के माध्यम से हम ये अनुमान लगा सकते हैं भी उस समय हमारा समाज कैसा था, उस समाज के अंदर जो संस्कृतियां प्रचलित थी वो संस्कृतियां कैसी थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार हम कह सकते हैं जो प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास था, उस इतिहास को जो जानने के अंदर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट पड़ता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, वो कौन सा है? पुरातात्विक स्रोत ही है। और इसी पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से उस समय की राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं, धार्मिक मान्यताएं, आर्थिक अर्थव्यवस्था या लोगों का जो सामाजिक बिहेवियर था, उन सभी के बारे में चर्चा की, यानी सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने इस जो हमारा वीडियो था या हमारा प्रश्न था, इसके अंदर हमने जाना इतिहास क्या है, इतिहास कैसे पनपा, और इतिहास विषय के अंतर्गत हमारी जो पहली इकाई थी उस पहली इकाई के अंदर हमने ये पहला प्रश्न से। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के बाद में चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा, तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा करके और अधिक से अधिक कॉमेंट लिखा करो। अगर किसी विषय से संबंधित अगर आपको ये लगता है भी इस विषय के अंदर हमको ये जानकारी लेनी है तो आप कमेंट में लिखो, तुरंत आपकी बात का क्या है समाधान होगा। इसी के साथ में धन्यवाद।